हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। इसका पहला वीडियो आ चुका है बायोलॉजी का चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला वीडियो में 40 क्वेश्चन कवर किया गया है। कितना? टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया गया है और इस वीडियो में हम 41वां से शुरू करेंगे। देखिए, पहले 41वां क्वेश्चन ये करा आपको कि स्वपरागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन आवश्यकता होगी। कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता? अर्धसूत्री नहीं करा आपको, सूत्री विभाजन यानी स्वपरागन अगर बनाना होगा, निर्माण करना होगा तो उसमें कितना सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा, कितना जरूरत होगा, वो आपको बताना है। देखिए, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 100 का, दूसरा है 50 का, तीसरा है 25 का और चौथा है 20 का। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 25। यानी कितना यानी सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगा? 25 सूत्री विभाजन का आवश्यकता होगा, जरूरत होगा। कितना? परागण के लिए, स्वपरागण बनने के लिए। ठीक, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा, एक तरह से आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये एक तरह से थ्योरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 42वां क्वेश्चन में। 42वां क्वेश्चन आपको क्या करा है कि घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपका है मेलोगोफिली, दूसरा है जूफिली, तीसरा है एनिमोफिली, चौथा है हाइड्रोफिली। लेकिन आपका करेक्ट आंसर चूज करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मेलेकोफिली, यानी घोंघा द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? मेलोगोफिली कहते हैं। घोंघा द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? मेलोगोफिली कहते हैं। इसी तरह 42वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 43वां क्वेश्चन की ओर। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका ज्यादा टाइम का याद रखते हुए मैं वीडियो को मतलब एक तरह से चैप्टर को या फिर क्वेश्चन को ज्यादा कम समय में ज्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं और वीडियो को रोक रोक करके आप लोग नोट बनाइए। ठीक है, इसी तरह 43वां 43वां क्वेश्चन हो गया। 42वां हो गया, 43वां कहते हैं। ठीक है, निषेचन की खोज किसने की? निषेचन की खोज किसने की यानी फर्टिलाइजेशन जो है उसकी खोज कौन से किया, किसने किया, कौन साइंटिस्ट ने किया, वो आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन आपको है नवास्टिन ने, दूसरा है स्ट्रासबर्गर ने, तीसरा है लीeuwenhoek ने, चौथा है रॉबर्ट हुक ने। देखिए, निषेचन की जो खोज की थी वो निषेचन की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। निषेचन की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जब एक भ्रूणपोष में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? एक ही भ्रूणपोष एक है लेकिन भ्रूणपोष में भ्रूण की संख्या अधिक है, एक से अधिक है, तो उस स्थिति, उस हालात को क्या नाम देंगे आप? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एम्ब्रियोजोनी का, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एम्फीमिक्सिस का, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एगेमोस्पर्मी, चौथा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है पोलो एम्ब्रियोनी। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? 44वां का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी पोलो एम्ब्रियोनी। पोलो एम्ब्रियोनी किस स्थिति को कहेंगे? जब एक भ्रूण कोष में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होगी, एक से अधिक होगी भ्रूण की संख्या, एक भ्रूण की संख्या अगर एक से अधिक होगी एक भ्रूण कोष में, यानी भ्रूण की संख्या एक से अधिक होगी एक भ्रूण कोष में, तो उस स्थिति को, उस हालात को हम क्या कहेंगे? पोलो एम्ब्रियोनी कहेंगे। 44वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 45वां क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन आपको ये करा है कि प्राग नलिका द्वारा बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। प्राग नलिका द्वारा बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश यानी एंट्री को क्या नाम देंगे आप? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है पोरोगेमी का, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है आपको जीनोगेमी, तीसरा है मिजोगेमी, चौथा है डाइकोगेमी। लेकिन करेक्ट आंसर होगा 25 का, वो होगा ऑप्शन ए यानी पोरोगेमी कहते हैं। यानी बीजांड द्वारा प्राग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश यानी एंट्री को क्या कहते हैं? पोरोगेमी कहते हैं। इस तरह से 45वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 46वां क्वेश्चन की ओर। अलग अलग, ये देखिए क्या क्वेश्चन आपको क्या करा है? क्वेश्चन आपको करा है कि अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनन अंगों की परिपक्वता को क्या कहते हैं? आपको पहला ऑप्शन दिया जा रहा है हर्कोगेमी का, दूसरा है डाइकोगेमी, तीसरा है पॉलीगेमी, चौथा है एपोगेमी। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। 46वां जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी डाइकोगेमी। यानी अलग अलग समय पर नर तथा मादा के जनन अंगों की परिपक्वता को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डाइकोगेमी। अलग अलग डिफरेंट टाइम पर क्या कहेंगे? अगर परिपक्व हो गए नर और मादा तो उसको क्या नाम देंगे आप? क्या नाम उसको कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? डाइकोगेमी कहा जाएगा। इस तरह से 46वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी डाइकोगेमी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 47वां क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन आपको क्या करा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं?
पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? पहला आपको दिया जा रहा है फूल, दूसरा है जड़, तीसरा है तना और चौथा है पत्ती। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का ऑप्शन ए यानी फूल। फूल भाग लेते हैं किसमें? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें कौन भाग लेते हैं? फूल यानी भाग लेते हैं, फ्लावर। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 48वां क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन को यह है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्राय यानी अक्सर एक प्रारूपी पुष्प में अक्सर कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? पहला ऑप्शन आपको है 4 पुष्प पत्र होते हैं, या फिर 3, या फिर 2, या फिर 1। देखिए पुष्प पत्र जो होते हैं वो होते हैं टोटल 4। कितने होते हैं? टोटल 4। यानी पुष्प यानी एक तरह से प्रारूपी पुष्प, प्राय में प्रारूपी पुष्प जो होता है उसमें अक्सर कितने पुष्प पत्र होते हैं? 4 पुष्प पत्र होते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृषि का मतलब समझते हैं कि पुष्प की खेती करना। पुष्प की खेती करना मतलब एक तरह से फूल की खेती करना, फूल का बागान लगाना, फूल की खेती करना ही क्या कहलाता है? पुष्प कृषि कहलाता है। ठीक है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, या फिर सेरिकल्चर कहते हैं, सेरल कल्चर कहते हैं। देखिए आपको करेक्ट आंसर चूज करना है 49वां का। 49वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फ्लोरिकल्चर, यानी पुष्प की खेती को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर कहेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 50वां क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन आपको करा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, नर जनन संरचना का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या कहते हैं? ठीक है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है पुमंग का, दूसरा है जायांग, तीसरा है बाह्यदल पुंज, चौथा है अंडाशय। देखिए 50वां जो करेक्ट आंसर होगा, 50 का आंसर जो उसका होगा 50वां का वो होगा ऑप्शन ए यानी पुमंग। क्या होगा? पुमंग। यानी पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। पुष्प के नर जनन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? पुमंग का नाम दिया जाता है, उसको पुमंग कहते हैं। 50वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 51वां क्वेश्चन की ओर। 51वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सी विटामिन होती है? पराग कणों में विशेषकर कौन सी विटामिन होती है? आपको वो चूज करना है। 4 ऑप्शन का आपको दिया जा रहा है, 4 विटामिन का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन आपको है विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन है आपका विटामिन ए, तीसरा है आपका विटामिन डी और चौथा है विटामिन सी। लेकिन 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका विटामिन बी। यानी पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। ये कोई थ्योरी का चीज है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने का चीज नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग नोट बनाते हुए जाइए, नोट बनाने से कतराइए नहीं, इसलिए नोट बनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको बहुत मदद मिलेगा। ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, यानी पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी होता है। 51वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 52वां क्वेश्चन की ओर। सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? सूर्यमुखी फूल के, यहाँ कूल कर दिया, फूल होगा। सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? 3 घंटे बाद खो देती है, 2 घंटे, 4 घंटे, या फिर 5 घंटे? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए यानी 3 घंटे के बाद खो देते हैं। कितना घंटा? 3 घंटे के बाद सूर्यमुखी फूल पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता जो कितना घंटे के बाद जीवन क्षमता खो देता है? परागण होने के बाद 3 घंटा के बाद अपना जीवन क्षमता खो देता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 52वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। समकालपकता, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समकालपक्वता निम्न में से किस में है? समकालपक्वता निम्न में से किस में है? गुलाब बांस में, या फिर अकवन में, तीसरा है खट्टी बुट्टी में, या फिर फर्न में? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी गुलाबांश में। गुलाबांश में क्या होता है कि समकालपक्वता होता है। किसमें होता है? समकालपक्वता। यहाँ क्या क्वेश्चन करा कि समकालपक्वता निम्न में से किसमें होता है? तो कौन सी किसमें होता है? गुलाबांश में होता है। 53वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हारकोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? हारकोगैमस एक तरह से पुष्प का टाइप होता है, वो कौन सा आपको बना या ऑप्शन दिया जा रहा है आपको। हारकोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? पहला आपको ऑप्शन है कनेर, दूसरा है मदार, तीसरा है गुलाब और चौथा आपको दिया जा रहा है जंगली मटर। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है कि हारकोगैमस पुष्प क्या कौन सा है। लेकिन देखिए हारकोगैमस पुष्प जो इसमें से है वो है मदार, यानी मदार को क्या कहते हैं? हारकोगैमस पुष्प कहते हैं, यानी पुष्प कहते हैं। हारकोगैमस पुष्प किसको कहते हैं? मदार को कहते हैं। 54वां क्वेश्चन कवर हो गया, हारकोगैमस पुष्प। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते 55वां क्वेश्चन की ओर। 55वां क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि ओर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? ओर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? मनुष्यों द्वारा, पवन द्वारा, पक्षियों द्वारा, या फिर कीटों द्वारा? देखिए जो ओर्निथोफिली में जो परागन जो होता है वो होता है
पक्षियों द्वारा। किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा। यानी ऑर्निथोफिली में पर परागन किसके द्वारा होगा? पक्षियों द्वारा होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते 56वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 56वां क्वेश्चन जो आपको करा है कि वेलसिनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? वेलसिनेरिया वेलिसेडेन, यहाँ क्या क्वेश्चन करा है कि वेलिसेनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? जल परागन, वायु परागन, कीट परागन या फिर पक्षी परागन? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 56 का वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी जल परागन होता है। वेलिसेनेरिया में जो होता है वो कौन सा? जल परागन होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? चींटी द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली या फिर मार्मिकोफिली या फिर मलेकोफिली या फिर काप्रोटीरोफिली, क्या कहते हैं? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी मार्मिकोफिली कहते हैं। यानी चींटी द्वारा जो ये होता है परागन होता है उसको क्या कहते हैं? मार्मिकोफिली कहते हैं। 57वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है वो आपको बताना है। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन या फिर अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन या फिर अंड तथा सिनर्जी का संयोजन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। किसको कहते हैं? निषेचन किसको कहते हैं? अंडा और नर के न्यूक्लियस का संयोजन, यानी उसका संयोग कहते, यानी उसका एक तरह से संयोजन यानी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। न्यूक्लियस का संयोजन और अंडा का संयोजन क्यों क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 59वां क्वेश्चन की ओर। 58वां क्वेश्चन कब बनेगा? 59वां क्वेश्चन में आपको यह करा है कि द्वितीय निषेचन की खोज किसने की थी? यहाँ आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, स्ट्रासबर्गर ने, नवास्टिन ने या फिर रॉबर्ट हॉक ने या फिर ल्यूमैन हॉक ने। देखिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी नवास्टिन ने किसकी खोज की थी? द्वितीय निषेचन की खोज किसने की थी? नवास्टिन ने की थी। द्वितीय निषेचन की खोज किसने? नवास्टिन ने की थी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 60वां क्वेश्चन की ओर। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? पुमंग से या फिर पुष्पासन से या फिर कार्पेल से या फिर जायांग से? देखिए औसत्य जो फल बनता है वो बनता है पुष्पासन से, यानी औसत्य फल किससे बनता है? निम्न में से पुष्पासन से किसका निर्माण होता है? औसत्य फल का निर्माण होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य पहले क्या पढ़े? औसत्य, अब देखिए यहाँ सत्य आया। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, पेटल से, पुमंग से या फिर बीजांड से? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी अंडाशय से किसका निर्माण होता है? सत्य फल का निर्माण होता है। ट्रू फ्रूट का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 62वां क्वेश्चन की ओर। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 62वां क्वेश्चन जो आपको करा है कि चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है? चिरस्थायी बाह्यदल जो होता है वो किस में पाया जाता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है बैगन, दूसरा है आम, तीसरा है कद्दू, चौथा है लीची। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 62 का वो होगा आपका बैगन, यानी बैगन में क्या होता है कि चिरस्थायी बाह्यदल का जो गुण होता है उसमें पाया जाता है। बैगन में चिरस्थायी बाह्यदल पाए जाते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 63वां क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है या फिर खाया जाता है? इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का या फिर लीची का? देखिए इसमें से जो पुष्पासन जो खाया जाता है वो शरीफा या सेब का खाया जाता है, सेब का खाया जाता है। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का पुष्पासन को खा सकते हैं, यानी उसको खाते हैं। इसका सेब का पुष्पासन को खाया जा सकता है, शरीफा का नहीं, नारंगी का और लीची का भी नहीं। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 64वां क्वेश्चन की ओर। 64वां क्वेश्चन आपको कहना है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं की जो खेती करते हैं उसमें जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा? वायु द्वारा होती है, कीट द्वारा या फिर पक्षी द्वारा या फिर मनुष्य द्वारा? किसके द्वारा होती है? ये जो होता है वो होता है वायु के द्वारा। एयर के द्वारा किसमें परागण होता है? गेहूं में जो परागण होता है किसके द्वारा? वायु द्वारा होता है। गेहूं में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा होती है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है 65वां जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? फल बनता है, फूल बनता है, बीज बनता है या फिर बीज पत्र बनता है? बीज पत्र बनता है। देखिए बीजांड जो विकसित होकर बनता है वो बीज बनता है। बीजांड विकसित होकर आगे चल के कौन सा? सीड बनता है, यानी बीज बनता है। इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कैसा लगा? अगर कोई भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको पढ़ने का मेथड सही लगा तो प्लीज कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक भी नहीं करते और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और आप लोग एक तरह से हर एक क्वेश्चन को नोट बनाने की कोशिश कीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को विजिट कर लें पहले। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चाहे वो साइंस से हो या फिर कुछ आर्ट्स से हो, तो आर्ट्स का भी आपको लिंक नीचे में दिया जाएगा। इसलिए आप लोग
एक तरह से मतलब तैयार हो जाए। अपने दोस्तों को शेयर करें, ये चैनल का लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और इस चैनल के अच्छा तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसमें हम टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 41 से 65 तक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।